ऑनलाइन हिंदी शिक्षा में आप सभी का अभिवादन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने सिल्वर वेडिंग भाग 1 में पढ़ा यशोधर बाबू के दफ्तर के बारे में, उनके सहकर्मियों के साथ व्यवहार के बारे में, वहाँ से चलते हुए बिरला मंदिर और सब्जी मार्केट के बारे में, वहाँ से होते हुए जब वो घर पहुँचते हैं तो उनके बेटों, पत्नी और बेटी के साथ विवाद होता है, विचारों को लेकर के टकराहटें होती हैं। अब उसके आगे हम देखते हैं सिल्वर वेडिंग पार्ट 2 में। तो आइए पढ़ते हैं सिल्वर वेडिंग का दूसरा भाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिल्वर वेडिंग का भाग 2। इसको पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं पात्र परिचय। इसमें यशोधर पंत, उनकी पत्नी, उनका पहला पुत्र भूषण, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र एकमात्र बेटी चड्ढा और मैं उनके सहकर्मी हैं। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा है। व्यवहार में वशिष्ठ है। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है और बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। कहानी के क्रमिक बिंदु को हमने भाग ए में 1 और 2 तथा 3 बिंदुओं को पढ़ लिया था। यशोधर बाबू दफ्तर और व्यवहार, दफ्तर से घर तक की यात्रा, तीसरा परिवार से मतभेद के बिंदु। आज हम चौथे भाग अर्थात यशोधर बाबू के आदर्श कृष्णानंद पांडे और किशनदा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि जब वो सब्जी मंडी से पहले बिरला मंदिर फिर सब्जी मंडी होते हुए वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ उनके परिवार के लोगों से, पत्नी से, बेटे से वाद विवाद होता है। उसके बाद यशोधर बाबू उस जगह पहुंच जाते हैं जहां किशनदा का क्वार्टर था। वे गहरी निश्वास छोड़कर उनकी यादों में खो जाते हैं। किशनदा उनके आदर्श थे, प्रेरक थे और गुरु समान थे। किशनदा यशोधर बाबू को दिल्ली लाए थे। नौकरी के लिए उम्र कम होने के कारण पहले अपने यहाँ रसोइया बनाकर रखा, फिर अपने ही नीचे दफ्तर में नौकरी दिलवाई और जीवन के हर मोड़ पर उनके साथ रहे। किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा यशोधर बाबू के सामने रहे। वे मन ही मन सोचते हैं अविवाहित किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, और जब उनकी मौत पर उनके एक बिरादर से कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। अर्थात किशनदा की मृत्यु एक अकेलेपन और अनजान मृत्यु हुई। बच्चों की मनमानी से यशोधर बाबू को लग रहा है कि उनके बुढ़ापे में भी कोई विशेष सुख नहीं मिलने वाला और उनकी भी स्थिति वैसे ही होने वाली है जैसे कि किशनदा की हुई। किशनदा कहा करते थे कि भाऊ, व्यक्ति अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है, चाहे वो अविवाहित रहे या गृहस्थी में रहे। यशोधर बाबू का आजीवन यशोधर बाबू किशनदा के सिद्धांतों पर चलते रहे। उनसे अलग सोचना भी उनके लिए मुश्किल था। अब यशोधर बाबू परंपरा और संस्कार प्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए जब आधुनिक परिवेश में ढले लोग उनसे आधुनिक सोच के साथ व्यवहार करते हैं या जिन बातों को वे सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते तो उन्हें वो समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अभिव्यक्त करते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है किसी न किसी तरह से अनुचित, कुछ न कुछ गलत। यह वाक्यांश उनका तकिया कलाम है, एक तरह से जुमला है जो हर बात बात में इसका वो प्रयोग करते हैं। यह उनकी पहचान बन चुका है। यशोधर बाबू एक तरह का अंतर्द्वंद हैं। यशोधर बाबू में एक तरह का अंतर्द्वंद है जिसके कारण नया उन्हें खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं। वे नएपन से खुश तो हैं परंतु वे पुरानी परंपराओं और संस्कारों से जुड़े भी रहना चाहते हैं। इसलिए यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं इतनी छोटी उम्र में 1,500 रुपये माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस पाना कोई मामूली बात नहीं। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यह टिप्पणी की हो, समहाउ मेरी तो समझ में नहीं आता, इसकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। दरअसल यशोधर बाबू
दो कालखंडों में जी रहे हैं, अतीत और वर्तमान। न वो अतीत को छोड़ पाते हैं और न वर्तमान को अपना पाते हैं। यही यशोधर बाबू का अंतर्द्वंद है, दुविधा है, जो उन्हें परेशान किए रहता है। अब अगला बिंदु है संबंधों के प्रति संवेदनशील। अपनी इसी दुविधा में उलझे हुए यशोधर बाबू के कदम बिरला मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई।